हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों और टॉपिक्स के बारे में जो आप लोगों के फाइनल पेपर में आने ही वाले हैं। अगर आप लोगों ने अब तक तैयारी नहीं की है, मन में डर लग रहा है कि पता नहीं विज्ञान का पेपर कैसा आएगा, किस चैप्टर में क्या है, ये भी अगर हमें नहीं पता है, तो बेटा इस वीडियो को, इसमें बताई जाने वाली बातों को आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत रहने वाला है आप लोगों के अच्छे मार्क्स लेने के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चैप्टर रह जाता है तो आने वाली वीडियोस में हम उसे कवर कर लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ना, इस सीरीज से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पेपर में कभी भी एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ी बात आप लोगों से नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये आईएएस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो यार, आप एक 8th स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हो। मतलब जिस स्टैंडर्ड के अंदर हम बच्चों को फेल भी नहीं करते हैं, उस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम। अब आप कहोगे कि सर जब हम फेल नहीं होंगे तो पढ़ना ही क्यों है। बेटा फेल नहीं होने का मतलब होता है पॉइंट पर पास होना, और अच्छे मार्क्स लेने का मतलब होता है जिससे कि आप किसी को अपने बारे में बता सको कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा हूं, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जो आप लोगों के पेपर में आने वाला है। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को रिसेंट में एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे बेटा तो चैनल पर विजिट करो और जस्ट अपलोडेड प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने जो ये फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला पार्ट है बेटा, इसको डिटेल में समझाया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हुए, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस अभ्यास के जरूरी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या कुछ हैं, ये सब कुछ मैंने बताया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है बेटा, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना उस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं आप लोगों को वो आने वाली वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, अगले पार्ट के बारे में बेटा, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हम सभी जानते हैं बेटा कि हम बहुत सारे जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। मैं और आप अपने जीवन को यापन करने के लिए बहुत सारी चीजें खाते हैं, ओढ़ते पहनते हैं और जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे शरीर में जाने अनजाने में बहुत सारे छोटे छोटे जीव घुस जाते हैं जिनसे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उनसे कैसे अपनी देखभाल करें, ये जीव हमारे किस काम में आते हैं, कैसे ये हमारे जान के दुश्मन होते हैं, और क्या क्या हम अपने आसपास में बदलाव करें जिससे कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सकें। इस पाठ के अंदर हमें यही सिखाया गया है। हम जानते हैं सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। सबसे पहले हमारे पढ़ने का तरीका आप लोगों को पता ही है। हम अध्याय समीक्षा की बात करेंगे बेटा, यानी पूरे पाठ में था क्या। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसके अंदर विषाणु नहीं आते हैं। वैसे सूक्ष्म जीवों के बारे में आपके पाठ में 5 नाम दिए गए हैं: विषाणु, जीवाणु, कवक, फंगाई और बेटा शैवाल। अब उसमें से आप विषाणु के बारे में नहीं बात करेंगे यहां पर, क्योंकि विषाणु जीव नहीं होते, जीवित नहीं होते। एक बच्चे ने मेरे से सवाल भी पूछा था कि सर विषाणु और जीवाणु में क्या अंतर है। विषाणु बेटा ऐसे सूक्ष्म, आप कह सकते हो, क्या जीव तो नहीं कहेंगे उसे हम, ऐसे सूक्ष्म कण कह सकते हैं हम, जो हमारे शरीर में जाकर जीवित हो जाता है और वृद्धि विकास करता है, हमारे शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है। जबकि विषाणु जो है, जीवाणु कहीं भी पनप सकते हैं। तो ये मुख्य अंतर है। बाकी डिटेल में पढ़ना था तो बेटा पूरा साल तो पढ़ा ही था हमारे पास। फिलहाल हम वो बातें करेंगे जहां से पेपर में आने वाला है, ठीक है। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये जीव नहीं होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, परंतु सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में गुणन करते हैं और शरीर से बाहर वे एक निर्जीव प्राणी हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं, शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। जबकि जीवाणु शरीर से बाहर भी सक्रिय होते हैं, अंदर भी सक्रिय होते हैं। कुछ विषाणु जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभकारक है उन्हें हम मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिनसे हमें खतरा है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे बेटा हमारे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में जिनसे हम फायदे लेते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, केक बनाना, ये सब हम फायदे लेते हैं बेटा, इनसे हमें बेनिफिट होता है। तो ये जो बेनिफिट हमें मिलता है ये मित्रवत सूक्ष्म जीवों के नाम है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं।
लैक्टोबैसिलस के नाम से बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। किस काम में आता है? दूध से दही बनाता है। लेकिन दूध को खराब करने के पीछे भी यही कारण होते हैं। तो इसीलिए बेटा हमें लैक्टोबैसिलस पर कंट्रोल करना होता है। दूध से दही बनाने वक्त में हमें उसका इस्तेमाल करना है, और जब दूध को दूध ही रहने देना है तो हमें दूध को बार बार उबालकर लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु को मारना है। ठीक है। ईस्ट श्वसन करते हैं बेटा, और श्वसन के दौरान एक गैस निकालते हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, और सूत्र होता है बेटा इसका CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा? CO2 याद रखेंगे। उसके बाद किण्वन क्या है? तो कहता है कि किण्वन क्या है? किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बेटा ईस्ट जो है वो उसको सड़ाकर गलाकर अल्कोहल में बदल देता है। तो किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप शुगर से, यानी कह सकते हो बेटा शक्कर से, ठीक है, क्या बनाते हैं? अल्कोहल यानी शराब बनाते हैं। याद रहेगा। उसके बाद है ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। बहुत जरूरी है ये प्रश्न भी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैक्टोबैसिलस वाला जो मैंने आपको बताया था वो भी बेटा बहुत जरूरी है। ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभ्यास में जो ये समीक्षा मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किए ना बेटा, ये इतने से नोट्स बहुत बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर आप 5-7 मिनट वीडियो देख लेते हो तो भी आपके लिए काम बन जाता है। थ्रू आउट द वीडियो फिर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह भी कराऊंगा। उसके बाद है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दो। किसके बेटा? किसके एग्जाम्पल दो? एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स के कोई 4, कोई 2, कोई 1 एग्जाम्पल दो, तो ये आप लिखेंगे। सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज 1929 में बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी खोज की थी बेटा? पेनिसिलिन की खोज। इससे एंटीबायोटिक बनाया गया और बहुत सारे जंतुओं को बेटा बीमारी से बचाया गया था। एक महामारी फैल गई थी उस टाइम में, उसमें यह बहुत कारगर सिद्ध हुआ। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए हम टीका लगाते हैं। अब यहां से भी प्रश्न बन जाता है, अच्छा बताइए हमारे शरीर में टीकाकरण की प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर जो है टीके लगाता है, हम लगवाते हैं, तो टीके से क्या फायदा है? तो कहेंगे भैया टीका लगाने से क्या बेनिफिट होगा? टीके से बेटा हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क मतलब शारीरिक संपर्क बेटा, उससे अगर हमें बीमारी फैलती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं बेटा? बताओ। उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हेजा, खांसी, जुकाम, ये सब क्या है? संचरणीय रोग। इसमें तो आप कोरोना भी डाल सकते हो। पर्यावरण में मौजूदा बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव को प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों का कारण बनते हैं, उनको सूक्ष्म जीव ही बेटा अपघटित करते हैं और उनको मृदा का पार्ट बना देते हैं और उसको परिवर्तित करके पर्यावरण का हिस्सा बना देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पदार्थों एवं जंतुओं द्वारा दुर्गंध और पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, यानी कि उनके जो दुर्गंध युक्त पदार्थ बनते हैं उनसे वो दोबारा उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। उसके बाद वायुमंडल में लगभग 78% तक नाइट्रोजन गैस है, बहुत जरूरी है, याद रखना बेटा। वायुमंडल में कितनी गैस है? 78% नाइट्रोजन गैस है और बेटा 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस है और बाकी का 1% बाकी के गैस हो गए। संचरणीय रोग के मुख्य कारक कौन से हैं हमारे घर में? तो बेटा वो मक्खी है, घरेलू मक्खी बहुत सारी बीमारियां फैलाती है बेटा, तो मक्खियों से बचो। मच्छर एक बार के लिए काट लेगा ना तो शायद डेंगू हो या ना हो, मलेरिया हो या ना हो, लेकिन बेटा मक्खी बहुत सारी बीमारियां फैलाती है। मलेरिया रोगवाहक है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर से होती है भैया, बहुत जरूरी है, याद कर लो नहीं तो बस समझ रहे हो। मतलब यही चीजें हैं जो पेपर में आने वाली है। बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने एंड टाइम पर मुझे बताया नहीं, हमें समझाया नहीं। ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाई गई हैं और सभी बच्चे मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से मेरा बहुत अच्छा इमोशनल अटैचमेंट है बेटा। मैं चाहता हूं कि आप सभी के मार्क्स अच्छे आए। जो भी आप लोगों के नाम हैं, प्यारे प्यारे नाम हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना
मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं बेटा, ऑलमोस्ट सभी के रिस्पॉन्सेज देने की भी कोशिश करता हूं। किसी के रिस्पॉन्स नहीं दे पाया हूं तो बुरा प्लीज मत मानना। आने वाले दिनों में जैसे जैसे टाइम लगता है बच्चों, वैसे वैसे मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। उसके बाद ईस्ट कोशिका जो है वो ब्रेड और इडली बनाने में इस्तेमाल की जाती है। डेंगू का वायरस जो है वो मादा एडीज, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मादा एनोफिलीज और एडीज में कंफ्यूज। देखो मादा एनोफिलीज जो होती है वो मलेरिया फैलाती हैं और मादा एडीज जो होती हैं वो डेंगू फैलाती हैं। तो ये याद रखना बेटा, दोनों ही मादा हैं, मतलब बहुत खतरनाक होती है, औरतों से बच के रहो, महिलाओं सॉरी हाँ मजाक कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जो हैं बीमारी फैलाने में काम आ रहे हैं। नमक, खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है और ऐसे इसमें बहुत सारे केमिकल पदार्थों का भी इस्तेमाल होता है बेटा, और इन्हें हम प्रतिरक्षक कहते हैं। प्रतिरक्षक हमारे खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को सड़ने से, खराब होने से बचाते हैं या फिर जीवाणुओं को पनपने से रोकते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर जब 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके अचानक ठंडा करते हैं और फिर उसे भंडारित कर लिया जाता है जिससे कि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सके बेटा, तो उसे हम पौष्टिकीकरण कहते हैं। पौष्टिकीकरण की प्रक्रिया भी पूछी जाती है। यहां से पेपर बाहर क्या ही आएगा, सोच के देखो यार, जितनी चीजें मैंने यहां पर आपको बताई इससे पेपर क्या ही बाहर आएगा। अगला पॉइंट है ऐसी औषधियों जो बीमारी को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं बेटा, मारते हैं, उन्हें हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, उनका कोर्स पूरा हो जाए तो बेटा उसका फिर अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वरना वो दवाई हमारे शरीर पर बाद में असरदार सिद्ध नहीं होती हैं। उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न भी हैं, अभ्यास के प्रश्नों को बाद में देखेंगे, पहले हम दूसरे प्रश्नों के दूसरे जो अध्याय हैं उनके बारे में अध्याय समीक्षा कर लें, यानी कि एक बार के लिए शॉर्ट नोट्स देख लें। ये नोट्स हैं बेटा, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन्हें बैठकर लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, मेरी बातों को सुन सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी। चलो ठीक है, हम बात करेंगे बेटा अध्याय समीक्षा में पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वे ईंधन जिनका निर्माण, ध्यान से देखना बेटा, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों की मृत्यु अवशेषों से होता है उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेटा कोयला और काला कच्चा तेल है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला जो है वो बनता है, यानी आप कह सकते हो मृत वनस्पति, वनस्पति ही लिखना बेटा, जीव मत लिख देना, क्योंकि जीवों के मरने से तो तेल बनता है और वनस्पति यानी पेड़ पौधों के कह सकते हो धीरे धीरे अपघटित होने से या फिर धीरे धीरे प्रक्रम के द्वारा बदलने से वो कोयला बनता है और इस प्रक्रम को बेटा कार्बनीकरण कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये पिछले साल बेटा आया था, याद रखना बहुत जरूरी है। कोक क्या है, कोक एक कठोर पदार्थ है, ठीक है, कोक एक कठोर संदर्भ काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो हो सकता है पेपर में यह पूछा जाए कि कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं, तो कोक कहते हैं। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, यानी धातुओं को निकाला जाता है, धातुओं को साफ किया जाता है बेटा इसकी मदद से, ये क्या है कोक। उसके बाद है कोयला। कोयला क्या है, कोयला का रासायनिक गुणधर्म वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न कर रहा है। कौन सी गैस बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले पाठ में भी मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा, CO2। इन सबके सूत्र याद करते रहना, 9वीं कक्षा में आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं ही पढ़ाऊंगा, चैनल हम दूसरा ले लेंगे लेकिन उस पर मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। हाँ चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। कह रहा है कोलतार। कोलतार क्या है, यह एक अप्रिय गंध वाला काढ़ा द्रव्य है। अप्रिय गंध का मतलब इसकी गंध अच्छी नहीं होती है, तो वो कोलतार है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, मतलब समझ रहे हो 200 प्रकार के पदार्थ होते हैं इसमें। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध और प्लास्टिक जैसों को बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, याद रखना। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है या किया जाता है, यानी कोयले का इस्तेमाल जो है
वो कोक गैस बनाने के लिए किया जा रहा है बेटा, और ईंधन के रूप में भी प्रयोग में आ रहा है। हल्के वाहनों में पेट्रोल का प्रयोग होता है, ये याद रखना, यहां से प्रश्न आया था, पिछले साल आया था बेटा यहां से प्रश्न कि हल्के वाहनों में कैसा ईंधन प्रयोग होता है। तो हल्के वाहनों में पेट्रोल प्रयोग होता है बेटा, भारी वाहनों में डीजल प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। बिटुमिन, बिटुमिन जो है वो एक प्रकार का कह सकते हो पदार्थ है जिसका निर्माण कार्य में प्रयोग करते हैं, सड़क निर्माण में। इसकी खास बात क्या होती है बेटा, ये वाटर प्रूफ होता है, ज्यादा तापमान में भी अच्छा रह सकता है, इसीलिए कोल तार के मुकाबले में आजकल बिटुमिन का प्रयोग किया जा रहा है। पेट्रोलियम को बेटा हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं, बहुत जरूरी है ये पॉइंट याद रखना। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है, इनका अपना बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व है, ये तो आपको पता ही है, इसीलिए इसको काला सोना कहते हैं। अब एक बात बता दो मुझे कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो, मतलब इलेक्ट्रिक वाले को फिलहाल छोड़ दो, ठीक है, ऐसा कौन सा ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल से चले, चाहे वो डीजल से चले, चाहे वो केरोसिन से चले बेटा, जो पेट्रोलियम से नहीं मिलता। आप मोमबत्ती जलाते हो वो भी तो पेट्रोलियम से ही मिला है समझ रहे हो। तो पेट्रोलियम अपने लिए बहुत ज्यादा कारगर है, लेकिन इसका हम बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। एक गाड़ी में एक आदमी बैठा है, गाड़ी चला रहा है, पूरे दिन घुमा के ले आया, गाड़ी की तेल फूकी, वो कहेगा भाई तेरे बाप का कुछ जाता है, हम कहेंगे नहीं जी मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, पर प्रकृति का तो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि हमें ईंधन का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, केरोसिन तेल, ये सब भी पेट्रोलियम के संघटक हैं जो पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को पृथक करके हमें मिल जाता है अलग अलग पदार्थ, और इस प्रक्रिया को कहते हैं परिष्करण। याद रखना बेटा, क्या कहते हैं, परिष्करण। तो परिष्करण प्रक्रिया द्वारा हम पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद एक अन्य संघटक पैराफिन मोम है, जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती बनाने, वैसलीन बनाने के लिए जो होठों पर लगाते बेटा हम सर्दियों में, उसमें किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा वैसलीन वगैरह के ऊपर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, है ना। क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो पेट्रोल से बनता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इसके बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है बेटा, जबकि इसी तरह अंधाधुंध अगर हम प्रयोग करते रहे तो कुछ ही वर्षों में ये खत्म हो जाएगा, और इसके बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में गिना जाता है, यानी ये अपने आप में एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो समय के साथ साथ खत्म हो जाएगा। कुछ प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं होते हैं, जैसे कि वायु बोल दो, जल बोल दो, या फिर सूर्य का प्रकाश बोल दो। इसको बनने में लगभग 300 मिलियन वर्ष लगते हैं बेटा, और ये तो अंदाजन है, ये तो अंदाजन है, पता नहीं कितना टाइम लगा हमें भी नहीं पता। ये मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए, और उनके दबाव के कारण और उच्च ताप के कारण बेटा वो बदल कर जीवाश्म ईंधन के रूप में बन गए, और जिनका प्रयोग आजकल हम करते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम किसी के अवशेषों का ही प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की परत से ढकते चले गए। लाखों वर्ष वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और दाब के कारण ये जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। भारत में पीसीआरए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, यानी पीसीआरए की फुल फॉर्म बेटा पूछा जा सकता है। पेट्रोलियम या कोयले का निर्माण पूछा जा सकता है। ये जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए ना पेपर में बेटा, यहीं से आएंगे, समझ लो। और बाद में मुझे बोलोगे सर आपने तो वीडियो लेट भेजी, तो बेटा अभी भी टाइम है, देख लो। और अगर वीडियो जब देख रहे हो जब आपका पेपर हो चुका है, तो बेटा मैं क्या ही करूं, सॉरी अगर मैंने लेट अपलोड किया था, बट हाँ हमने बहुत अच्छी तरीके से इन 2 पाठों को अभी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे बेटा अगले पार्ट के बारे में, दहन और ज्वाला के बारे में। इसमें भी हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। ये जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये बातें हमेशा याद रखनी बेटा। इसे याद रखोगे तो पाठ के सवाल के जवाबों को आप दे सकते हो। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को कह सकता हूं साझा करूंगा। चलिए हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, रासायनिक प्रक्रिया के बारे में, जलन और जो दहन और ज्वाला है उसके बारे में। दहन और ज्वाला क्या होता है,
वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसे हम दहन कहते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अति अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपकी सबसे बड़ी परिभाषा ही वो बनती है बेटा जो आपका पाठ का नाम है। पहले दहन क्या है वो आपको पढ़ना है। दहन क्या है? जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की मदद से बेटा जलाया या गर्म किया जाता है उसे हम दहन कहते हैं। उसके बाद कहता है जिन पदार्थों का दहन होता है उन्हें हम दाह्य कहते हैं और इन्हें ईंधन भी कहा जा सकता है। यानी जो पदार्थ जलते हैं और जलने के बाद ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, प्रकाश देते हैं, उन्हें हम दाह्य या फिर ईंधन कहते हैं बेटा। उसके बाद है अगला, सूर्य ऊष्मा प्रकाश नाभि के संलयन द्वारा हमें प्राप्त होती है। यानी सूर्य की ऊष्मा और सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा प्राप्त होता है बेटा? नाभिकीय संलयन। यानी इस प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सूरज के अंदर चलने वाली रासायनिक प्रक्रिया का नाम लिखिए, तो आप बोलेंगे नाभिकीय संलयन। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। बहुत ज्यादा आवश्यक प्रश्न है बेटा ये, और मैं बोल रहा हूं ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ। पेपर दे लो और पेपर देने के बाद मेरी वीडियो पर दोबारा आना और मैच करके देख